कलाम एकेडमी द्वारा आयोजित 5 सितंबर को जो एग्ज़ाम थी लेवल सेकंड जो पहली पारी में थी, उसका साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसका विश्लेषण कुछ इस प्रकार है। पहला सवाल जो है अल्बर्ट बांडोरा की थ्योरी से आया है। इसमें बताया कि निश्चित क्रम कौन सा है, एक स्टेप बाय स्टेप जो क्रम है वो कौन सा है। तो आपको पता है इसमें ऑप्शन नंबर जो 1 है वो राइट आंसर है। 1 2 3 1 2 3 इसलिए है क्योंकि पहले अवधान होता है, अवधान के बाद में स्मृति आती है, स्मृति के तत्पश्चात जो है अनुकरण आता है और अनुकरण के लास्ट अंतिम जो पड़ाव है वो अभिप्रेरणा होती है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब चारों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आरटीई 2009 से संबंधित है। आरटीई 2009 में बताया गया है इसमें कि शिक्षक के उत्तरदायित्व कौन सा नहीं है, शिक्षक का उत्तरदायित्व कौन सा नहीं है। तो शिक्षक का उत्तरदायित्व इसमें डी ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्यों डी ऑप्शन करेक्ट है? क्योंकि पाठ्यक्रम का निर्धारण शिक्षक द्वारा नहीं किया जाता, जो सरकार द्वारा कमेटी जो गठित होती है एससीईआरटी एनसीईआरटी वगैरह, इनके द्वारा जो है पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है, पाठ्यक्रम को पढ़ाने का कार्य शिक्षक द्वारा किया जाता है। तो इसमें आपका दूसरे नंबर का जो आंसर है वो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन, विकास के सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विकास के सिद्धांत कौन सा गलत है? तो विकास आपको पता है एक तो वृद्धि होता है, एक विकास होता है। वृद्धि जो होता है परिमाणात्मक होता है, जबकि विकास जो है परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि इसमें दे रखा है कि विकास केवल परिमाणात्मक होता है जिसका मापन किया जा सकता है। विकास परिमाणात्मक ना होकर गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों होता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, चौथे क्वेश्चन की तरफ। उत्तर बाल्यकाल की विशेषता नहीं है। चौथे क्वेश्चन में बताया गया है उत्तर बाल्यकाल की विशेषता नहीं है। उत्तर बाल्यकाल की विशेषता में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उत्तर बाल्यकाल की इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही है। तो उत्तर बाल्यकाल की विशेषता में यह शारीरिक मानसिक अस्थिरता का समय है। शारीरिक मानसिक अस्थिरता का समय नहीं, जबकि स्थिरता का समय है। तो ये आज आपका आंसर यहाँ पर गलत है। तो ये बी जो है, बी नंबर जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है आपका आंसर हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनसीएफ 2005 में से उठाया है। एनसीएफ 2005 जो है वो बताया गया है कि रचनात्मक अधिगम की प्रक्रिया, एक जो एनसीएफ 2005 है उसका क्वेश्चन है कि कौन से क्वेश्चन से आप असहमत हो। तो इसमें डी ऑप्शन जो है आपका सही होगा। रचनात्मक अधिगम की प्रक्रिया एक शिक्षक के इर्द गिर्द घूमती है और इससे केंद्रीय भूमिका का निर्वाह करती है। रचनात्मक का मतलब क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी जो है बच्चे के अंदर होती है, ना कि शिक्षक के अंतर्गत। शिक्षक जो है उसका एक सहगामी होता है, शिक्षक एक जो है उसको दिखाने वाला मार्गदर्शक होता है, जबकि क्रिएटिविटी जो है बच्चे के अंदर ही होती है। तो आपका ये डी ऑप्शन जो है वो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। आप इस कथन से सहमत नहीं हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में बताया गया है। क्रियात्मक अनुसंधान जो एक्शन रिसर्च थ्योरी है उससे संबंधित ये सवाल है। इसमें बताया गया है कि कौन सा जो है इससे संबंधित नहीं है। तो इससे संबंधित नहीं है तो इसका कार्य क्षेत्र व्यापक होता है। बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका कार्य क्षेत्र सीमित होता है, सिर्फ ये स्कूल के लिए होती है और ये तात्कालिक होती है, तुरंत बनती है। जैसे कोई टीचर नहीं आया तो उसकी अनुपस्थिति में हमको कौन से टीचर को अरेंज करना है, या कोई चीज़ ऐसी तुरंत घटने वाली जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत इसको लिया जाता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि जो आपका नया टॉपिक जो है सिलेबस में नया जोड़ा है, सीखने के प्रतिफल। सीखने के प्रतिफल जो है लर्निंग आउटकम्स जो है वो जोड़ा है। इसमें बताया गया है कौन से शैक्षिक सत्र में इसको जोड़ा गया है, कौन से शैक्षिक सत्र में इसको जोड़ा गया है। तो इसका आज राइट आंसर 2017-18 में जोड़ा गया है। एनसीईआरटी के द्वारा किया गया है। उदयपुर एससीईआरटी उदयपुर जो है इसका कार्यक्रम करती है। इसका संचालन जो है राजस्थान में एससीईआरटी द्वारा किया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। बुद्धि को किस योग्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है? बुद्धि को किस योग्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो बुद्धि को प्रत्यक्षण करने की योग्यता माना जाता है, सीखने की योग्यता माना जाता है, समझने की योग्यता माना जाता है, जानने की योग्यता माना जाता है। तो इसके चारों ही ऑप्शन जो है राइट आंसर है। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आपके जो है ए बी सी डी तो चारों ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो डी आंसर इसका राइट आंसर होगा, डी आंसर इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ जाते हैं। एक प्रविधि जिसमें अनुक्रिया का क्रम स्थापित किया जाता है, अंतिम अनुक्रिया के बाद पुरस्कार दिया जाता है, तत्पश्चात पीछे की ओर कार्य किया जाता है, इसे कहते हैं ये जो है
शेपिंग होती है या चेनिंग होती है या उद्दीपक उद्दीपक नियंत्रण होता है, स्टिमुलेट कंट्रोल या स्टिमुलेट जनरलाइजेशन होता है। तो इसमें जो है इसका राइट आंसर होगा शेपिंग जो हो गया, चेनिंग जो होगा इसका वो राइट आंसर होगा, क्योंकि एक अनुक्रिया होती है और अनुक्रिया के बाद में तुरंत अगर उसको पुरस्कार दे दिया जाता है तो वो तो हो जाए शेपिंग। अनुक्रिया के बाद में तुरंत पुरस्कार दी जाए शेपिंग हो जाए, लेकिन इसमें पीछे का कार्य वापस करवा रहा है, इसलिए इसमें श्रृंखला हो जाएगा और राइट आंसर इसमें श्रृंखला हो जाएगा। चेनिंग जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि कौन सा जो है एक से और दूसरे को मिलाना है। तो हमने देखा मानसिक आयु का संप्रत्य किसने दिया, बुद्धि लब्धि का संप्रत्य किसने दिया, मानसिक परीक्षण का संप्रत्य किसने दिया और चतुष्ट समीकरण का संप्रत्य किसने दिया। तो इसमें राइट आंसर होगा मानसिक आयु का, आपको पता है कि विनय ने दिया है, मानसिक आयु का विनय ने दिया है और बुद्धि लब्धि का स्टर्न ने दिया है। मानसिक आयु का जो संप्रत्य है वो तो विनय का हो जाएगा, बुद्धि लब्धि का संप्रत्य है वो स्टर्न का हो जाएगा और चतुष्ट समीकरण जो है वो मानसिक परीक्षण तो हो जाएगा जेएम कैटल का और चतुर्थ समीकरण हो जाएगा स्पीरमैन का। इस तरीके से पहले में जो है 2 और दूसरे में तो ये बी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस अवस्था में अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा की सर्वोत्तम अवस्था के रूप में समझा जाता है। किस अवस्था को अभिप्रेरणा की सर्वोत्तम अवस्था के रूप में समझा जाता है, तो इसमें जो है इसका डी आंसर जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। फ्राइड की जो है 5 अवस्थाएं बताइए, उनमें से क्वेश्चन आया गया है। फ्राइड की अवस्थाओं में से गुदी अवस्था, मुख्य अवस्था, मुख्य चूषण अवस्था, 5 अलग अलग तरीके की लैंगिक अवस्था, सुप्त अवस्था और जेनिटल अवस्था, ठीक है। इस तरीके से 5 अवस्था बताई गई है। फ्राइड के अनुसार माता पिता के आदेश की अवज्ञा और निषेधात्मक ये लास्ट की अवस्था होती है। इसकी अंतिम अवस्था में जो है बच्चा जो है माता पिता के आदेशों को नहीं मानता है, उनकी अवज्ञा करता है, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता है। तो लास्ट स्टेज जो होती है वो जेनिटल होती है, लास्ट स्टेज जेनिटल होती है। तो इस प्रकार इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित योग्यताओं के उद्भव का सही क्रम है। सही क्रम क्या क्या है इसमें, सही क्रम जो है हम इसको देखते हैं। तो इसमें सही क्रम है, सबसे पहले तो इसमें जो है बच्चे में एकाग्रता आती है। एकाग्रता के बाद में इगोसेंट्रिक होता है, अहम केंद्रित व्यवहार होता है। उसके बाद में स्कीमा यानी वास्तविक मानसिक प्रतिरूपण होता है। इसके अंदर स्कीमा होती है और उसके बाद में प्रतिगप्ति होती है, यानी पहला, फिर उसके बाद में तीसरा, फिर चौथा और दूसरा। ये कौन सा आंसर है, तो इसमें सी आंसर सही होगा। सी आंसर इसमें सही होगा। मतलब पहले तो आपके अंदर जो है एकाग्रता आएगी, सबसे फर्स्ट में तो एकाग्रता होगी और एकाग्रता के बाद में अहम केंद्रिता होगी, अहम केंद्रिता के बाद में वास्तविक स्कीमा जिसे बोलते हैं और फिर प्रतिगप्ति होगी। इस तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये कार्यक्रम इसका चलेगा। तो ये सी आंसर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्ति के शील गुण का सही युग्म कौन सा है। आलपोर्ट के अनुसार शील गुण का सही क्रम तो मौलिक है, केंद्रीय और गौण। ये पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध आगमनात्मक तर्कणा से है। आगमनात्मक 2 तर्कणा है, तर्कणा 2 तरीके की, आगमनात्मक, निगमनात्मक, ठीक है। आगमनात्मक तर्कणा में जो है जो आगमनात्मक तर्कणा है उसमें तो बहुत सारे परीक्षणों के बाद में निष्कर्ष निकाला जाता है, जबकि निगमनात्मक जो तर्कणा है उसमें क्या होता है, निगमनात्मक तर्कणा में पहले अनुभव लगाया जाता है और उसके बाद में किया जाता है। जैसे कि कहीं पहाड़ पर आग लगी हुई है, तो आग लगी हुई है तो वहाँ पर धुआं होगा, तो ये तो हो गया निगमनात्मक, और बहुत सारे परीक्षणों के द्वारा निष्कर्ष निकाला जाता है, वो आगमनात्मक हो जाती है। तो इसमें आपका राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। हम बी के साथ में जाएंगे इसमें। अगला सवाल है, एक छात्र रात को अपने दोस्त की बारात में एक छात्र रात में अपने दोस्त की बारात में शामिल होना चाहता है, परंतु उसी समय अपने माता पिता के साथ खरीदारी करना चाहता है। मतलब दोनों के दोनों द्वंद है, द्वंद 3-4 टाइप के हैं द्वंद, ठीक है। उपागम जो में दोनों चीज़ें पॉजिटिव हो। एक जो है उपागम परिहार होता है जिसमें एक चीज़ पॉजिटिव, एक चीज़ नेगेटिव, यानी एक चीज़ सकारात्मक हो या दूसरी नकारात्मक हो। यानी कोई जैसे शादी करना चाहता है, ठीक है, कोई अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता है, लेकिन जो है माता पिता उससे रूठ जाते हैं, तो एक तो सकारात्मक है और एक नकारात्मक है। यानी गर्लफ्रेंड शादी करना सकारात्मक है, लेकिन जो है माता पिता का रूठ जाना जो है नकारात्मक है। यही दोनों चीज़ें जो है सकारात्मक है, तो इसलिए उपागम हो जाएगा इसमें, उपागम हो जाएगा। जो आपका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ए इज राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्योंकि ये दोनों ही सकारात्मक है, एक तो जो है बारात में शामिल होना चाह रहा है और दूसरा खरीदारी करना चाह रहा है, दोनों सकारात्मक है, इसलिए इसका 16वें का आंसर राइट आंसर ए हो जाएगा।
निम्न में से कौन सी विशेषता आकलन की नहीं है? निम्न में से कौन सी विशेषता आकलन की नहीं है? तो इसके लिए हम देखेंगे कि इसका संबंध केवल ज्ञानात्मक पक्ष से है, नहीं है। आकलन का संबंध दोनों पक्षों से है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, तीनों ही पक्षों से है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ज्ञानात्मक पक्ष से नहीं होकर और सबसे है। तो ए आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा 17वें में। अगला सवाल, व्यक्तिगत भिन्नता में सम्मिलित क्षेत्रों का सही युग्म है। व्यक्तिगत भिन्नता में जो है सम्मिलित क्षेत्रों का सही युग्म है। तो इसमें चारों ही ऑप्शन सही है। गति, वायु, कौशलता होती है, बौद्धिक स्तर होता है, भिन्नता का तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बढ़िए, अगला सोरेनसन का आया है। सोरेनसन जो है आपको पता है, सोरेनसन के जो है ये अलग अलग भिन्नता का नियम है, जीव सांख्यिकी का नियम है, जीववाद का नियम है, बीजवाद का नियम है। ठीक है, ये अलग अलग नियम है विकास संबंधी, वंशानुक्रम और विकास और वृद्धि वाले जो टॉपिक है उसमें है। तो आपको पता है सोरेनसन ने जो है प्रत्यागमन का नियम दिया। प्रत्यागमन में ये दिया कि विपरीत लिंग के भी पैदा, विपरीत गुणों के भी बच्चे पैदा हो सकते हैं, माता पिता से ना भिन्न होकर और कहीं से भिन्न होकर भिन्न वाले जो है गुण के बच्चे भी यहाँ पर पैदा हो सकते हैं। एक माता पिता के भिन्न गुणों वाले बच्चे भी पैदा हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो है सी आंसर हो जाएगा। सोरेनसन ने जो नियम दिया था वंशानुक्रम का, वो दिया था प्रत्यागमन का नियम। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति कुत्ते को बिस्किट देने से पहले बिस्किट का बॉक्स खटखटाता है। ये पावलाव का पिल्ले वाला सवाल है। जब व्यक्ति बॉक्स खटखटाता है तो कुत्ते के लार आ जाती है। मतलब जब व्यक्ति जो है लास्ट स्टेज है, वो आपने जो है पूरा नियम पूरा वो पढ़ा होगा, आपने जो पावलाव वाला जो सिद्धांत है उसको पढ़ा होगा कि कुत्ते को जब दिया जाता है तो लार आती है, पहले घंटी बजाई जाती है, लीवर खोला जाता है, उस तरीके सारे कार्यक्रम है। बड़ी जब कभी ऑफलाइन होंगे तब बताएंगे इनको। ठीक है, जब तो एक व्यक्ति जो है कुत्ते को बिस्किट देने के बाद में बिस्किट का बॉक्स खड़खड़ाता है, जैसे ही तो लार आ जाती है। उसके जैसे ही लार आ जाती है तो इसमें कौन सा जो है बॉक्स का खटखटाना क्या है और कुत्ते का लार आना क्या है? तो इसमें CS और CR, यानी लास्ट स्टेज जो है, लास्ट स्टेज वाला जो है वो CS और CR होता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं, एक बालक का भाषा विकास निर्भर करता है। एक बालक का भाषा विकास निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो बालक का भाषा विकास जो है अनुकरण पर निर्भर करता है। वैसे तो अनुकरण पर निर्भर करता है, लेकिन अभिप्रेरणा भी होनी चाहिए, अनुबंधन भी होना चाहिए, उपलक्ष्य भी होना चाहिए। जब तक फाइनल आंसर की नहीं आती तब तक हम इसको नहीं देखेंगे। वैसे सही उत्तर तो इसका अनुकरण है, लेकिन यहाँ पर चार ऑप्शन ही सही लग रहे हैं। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी इसका आंसर और इसका आंसर हो सकता है, उपयुक्त सभी आंसर हो सकता है। या तो वो मानेगा अनुकरण या उपयुक्त सभी आंसर मानेगा। वैसे अनुकरण से ज़्यादा भाषा सीखी जाती है, लेकिन फिर भी अगर माना जाए तो अनुबंधन से भी सीखी जाती है और अभिप्रेरणा से भी सीखी जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम 21 के बाद में 22वें क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन हमको ढूंढना है कि असत्य कथन कौन सा है। तो समस्या उस परिस्थिति को कहते हैं जिस मनुष्य के पास पहले से समाधान तैयार हो। अगर समाधान तैयार होगा तो समस्या ही नहीं होगी। तो इसमें बी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका कि अगर समस्या उस परिस्थिति को कहते हैं जब मनुष्य के पास समाधान, अगर समाधान है तो वो समस्या ही नहीं है। अगला सवाल चलते हैं 23वां सवाल कि कौन सा संप्रत्य रचनावादी पाठ्यक्रम के अनुप्रयोगों से संबंधित नहीं है? कौन सा संप्रत्य रचनावादी रचनात्मकवादी पाठ्यचर्या के अनुप्रयोग से संबंधित नहीं है? तो खोजना है। अब देखिए इसमें 5E मॉडल चलता है, 5E मॉडल चलता है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एक्साइटमेंट नहीं है, इवोल्यूशन है। तीनों तो है, लेकिन ये जो है एक्साइटमेंट वो नहीं है। एलोबरेट है चौथा और पांचवा भी है। ठीक है, तो ये इसमें सी आंसर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23वें में सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रतिभाशाली बालक की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। तो हमें अगर प्रतिभाशाली व्यक्ति की पहचान करनी है, प्रतिभाशाली बालक की पहचान करनी है, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षणों को देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अवधान संबंधी। इसमें देखो पागल बनाने का काम किया है बच्चों को कि ADHD दिया है लेकिन पूछा डिस्लेक्सिया का है। ADHD दिया है, पहले तो ADHD का बच्चा जो है ADHD में उलझ जाए, लेकिन उसने पूछा लास्ट में डिस्लेक्सिया का। और डिस्लेक्सिया का तुमको पता है ये अलग अलग जो है विकृति होती है, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैकुलिया, डिस्फेजिया, अफाजिया। ठीक है, ये अलग अलग जो है विकृति होती है। तो उन विकृतियों में से इसमें सवाल पूछा है कि कौन सा नहीं है। तो आपको पता है कि डिस्लेक्सिया में जो है शब्दों अक्षरों की स्थिति उल्टे पलट, यानी P को Q बोलता है, Q को P बोलता है, V को W बोलता है, इस तरीके से ये चलता है। तो इसमें राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सी मंदबुद्धि बालक की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी मंदबुद्धि बालक की विशेषता नहीं है? तो अगला क्वेश्चन है शैक्षिक रूप से पूर्णतः अशिक्षणीय, ये 25 से 70 होगा, सामान्य ये होगा, ठीक है। इसमें बी जो है ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, 27वां सवाल। 27वां सवाल क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी प्रबलन की प्रस्तुति का संबंध सकारात्मक दंड से है? प्रबलन की जो है प्रबलन की प्रस्तुति का संबंध सकारात्मक दंड से है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो इसमें क्या होगा कि सकारात्मक दंड से तो व्यवहार को कम करना, ये अप्रिय, ये तो अप्रिय जो भी होगा वो सारा का सारा जो है जो कमी होगी या अप्रिय होगा वो सारा का सारा सकारात्मक नहीं होगा, जबकि जब उसमें वृद्धि होगी और जो है परिस्थिति दी जाएगी या सुखद होगा तो वो जो है सकारात्मक होगी। तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अधिगम की विशेषता नहीं है, अधिगम की विशेषता नहीं है। अधिगम वाला जो टॉपिक है उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अधिगम की विशेषता नहीं है, तो हम डायरेक्ट आंसर पे जाते हैं कि अधिगम उन प्रयोगों, उन क्षमताओं और संस्कारों को के परिवर्तन के लिए उपयोग किया जाता है जो परिपक्वता के कारण होते हैं, और तुमको पता है परिपक्वता कहीं भी अधिगम में नहीं होती है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? अधिगम की विशेषता नहीं है, तो परिपक्वता अधिगम में आती ही नहीं है, परिपक्वता की वजह से ये आंसर गलत हो गया है, ठीक है। अगला चलता है, कोहलबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक विकास का स्तर है? कोहलबर्ग का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है 26 सितंबर की एग्जाम है उसमें भी देखने को आपको मिल जाए। कोहलबर्ग ने 3 सिद्धांत दिए थे, एक तो दिया था आपको पता है, एक तो दिया था पश्च रूढ़िवाद सिद्धांत, रूढ़िगत सिद्धांत, एक पूर्व रूढ़िगत सिद्धांत और एक रूढ़िगत सिद्धांत, ठीक है। ये 3 सिद्धांत थे, उनके अंदर 2-2 और अलग, इनके हर एक में 2-2 का डिवाइडेशन किया था। इस तरीके से 3 तो सिद्धांत है, उसके अंदर 6 चरण हो गए थे, प्रत्येक में 2-2 दिए थे। तो इसमें बताया है कि नैतिक विकास का स्तर कौन से में नहीं है? नैतिक विकास का स्तर जो है पूर्व में नहीं होगा, मध्य वाला जो है या रूढ़िगत जिसे बोलते हैं उनमें नहीं होगा, पश्चिम में जो है वो उसमें 100% होगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। कोहलबर्ग के सिद्धांत को अच्छी तरह आपको देख लेना है एक बार। और लास्ट और अंतिम हमारा क्वेश्चन है, अधिगम के संप्रत्यय निर्माण एवं समस्या समाधान जैसे घटक किसके द्वारा प्रतिपादित किए जाते हैं? जहाँ पर संप्रत्यय निर्माण आ जाता है वहाँ संज्ञानवादी आ जाता है, ये कंप्लीट याद रख लेना। संप्रत्यय निर्माण जहाँ आ गया वहाँ संज्ञानादि आ चुका है। आज के लिए ये इसका राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब अगला जो है आपका हिंदी का जो है मॉडल टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन जल्दी हम लेके आएंगे। अगला जो हिंदी का मॉडल पेपर है वो जल्दी ही आपका 2-3 घंटे में हम इसी चैनल पर आपको अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।